मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। लेकिन क्या हमारे साथ मौजूदा हुकूमत रहेगी या नहीं, ये सवाल है। मुझे लगा आप ये पूछने लगे हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत हमारे साथ, हमारे एहसासात और जज्बात के साथ है या नहीं है। वो तो नहीं है, वो तो नहीं, लेकिन हुकूमत में है। कब तक? अब ये तो प्रेडिक्शंस बहुत सारी आ रही हैं। कुछ तो पहले कहते थे कुछ माह चलेगी, फिर कहते थे 1 साल चलेगी। अब जो सामने आई है एक रिपोर्ट, उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ 18 माह चलेगी। फिच रिपोर्ट की आप बात करें, उसका हवाला आप दे रही हैं कि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच इसने रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो IMF के साथ मिलकर तमाम इस्लाहात करेगी और हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। बानी PTI से मुताल्लिक उन्होंने कहा है कि मुस्तक़बिल करीब में वो ज़ेर हिरासत रहेंगे। मौशी बहाली का अमल शुरू हो चुका है और इस साल शरह सूद 14% तक और महंगाई में कमी हो सकती है। फरवरी की जो आम इंतखाबात थे उसके बाद सियासी तनाव अभी तक बुलंद है। इलेक्शन में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी मिली थी और ज़ाहिर है शहरों में मुजाहरे मौशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत इस्लाहात ना कर सकी, डॉलर महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, शरह सूद में कमी में ताख़ीर होगी और पाकिस्तानी मईशत में कर्ज़ों का जो हजम है वो 7% कम हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी आउटलुक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि रवां माली साल 62% महसूलात कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी और गुज़श्ता माली साल मौशी तरक्की में ज़रई शोबे में जो है वो अहम किरदार नज़र आया और पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। तो ये हमने 2 रिपोर्ट्स, बल्कि एक रिपोर्ट है, एक आउटलुक रिपोर्ट देखा जाए तो 2 रिपोर्ट्स हैं जो हमने आपसे शेयर की। आपको क्या लगा? अच्छा, मुझे हुकूमत इस्लाहात अगर करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई कम होगी, ठीक है, डॉलर कम होगा। अगर इस्लाहात नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि डॉलर ऊपर जाएगा और जाहिर है महंगाई जो है वो बढ़ेगी। इसमें जो सबसे अहम बात जो कि कल से ज़ेर गर्दिश है और ज़ाहिर लोग जिसके ऊपर बात करें वो हुकूमत का 18 माह में रहना है। अच्छा, ये भी आई थिंक उन्होंने एक प्रेडिक्शन इस तरीके से की है, हाँ, इस तरीके से कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये अगर मगर वाली कहानी है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे पाकिस्तान में वैसे। सही बात है। वैसे हुकूमत 18 माह रहेगी, मुजाहिरे हुए और ये हुआ और वो, एवरीबॉडी नोज दैट। अच्छा, अगर आपने सेब खाया तो पेट आपका भर जाएगा, ये वही बात है। अगर आपने ना खाया तो आपका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये हम दोनों की एक हमारा एक अपनी राय है हमारी जो कि हम दे रहे हैं। ऑब्वियसली हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत सारे और लोगों के लिए, और काफी एक्सपर्ट्स हैं जो ज़ाहिर टीवी पे बैठकर या सोशल मीडिया पे बैठकर इस पे तबसरे भी कर रहे हैं। तो उनके लिए ज़ाहिर एक हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू, हुकूमत रहनी चाहिए, हुकूमत चलनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तसलसल रहना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो प्रेशर भी बिल्ड होना चाहिए कि आप काम करें, आप परफॉर्म करें, उस पर कोई दो राय नहीं है। यानी अगर कोई ये कहता है ना कि नहीं नहीं जमहूरियत और तसलसल होना चाहिए और हुकूमत रहनी चाहिए और ये हो और वो अपनी जगह बात है, लेकिन एट द सेम टाइम डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है कि अवाम को आप रिलीफ कितना दे रहे हैं। क्योंकि ये वही हुकूमत है सबीन जो कि बात करती थी कि अच्छा हम तो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात करते करते अचानक से हुकूमत को क्या सूझी कि वो आर्टिकल 6 की बातें, गद्दारी का मुकदमा बैन करने की बात क्योंकि आप जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी जमहूरियत पसंद इंसान बैन को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। बट ऑब्वियसली लेट्स सी, फैसले अदालतों में होते हैं और अदालतों में मामला जाते हैं और उसके बाद अदालतों की जो भी फैसला होता है उसको रिस्पेक्ट करना ज़ाहिर हम सब पे फर्ज है। आगे बढ़ते हैं, आज हम आगे चल के ज़ाहिर है इस पे डिटेल में बात भी करेंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि मक्का बड़ा महंगा, लेकिन जाहिर है वो एक हमला जो था उसकी भी बात ज़रूर करेंगे। ट्रंप के ऊपर जो, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने मुक्का लहराया था एकदम, क्योंकि लोगों को था डर जाएंगे, लेकिन ज़ख्मी हालत में भी जिस तरह उन्होंने मुक्का लहराया था, अब वो जो तस्वीर है वो कमाई का जरिया बन गई है। किस तरह से जो टी शर्ट है, सॉरी, अच्छा, तस्वीर जो प्रिंट हुई थी, जो उसकी टी शर्ट है, वो अगर देखा जाए तो उसकी तलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसकी कीमत जो है वो $60 तक पहुंच गई है। सो ज़ाहिर है लोग उसको लेना चाह रहे हैं, लोग उनके जज्बे को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे और लोग यही बात कर रहे थे कि जनाब ट्रंप जो हैं वो डरे नहीं और उसके बाद भी उन्होंने मुक्का लहराया और उसके बाद वो जो टी शर्ट है वो
काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। और ज़ाहिर है वहाँ पे इंतखाबी माहौल है इस वक्त, और उस इंतखाबी माहौल में हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं स्पेशली वो ज़रा वो बाय कर रहे हैं उस शर्ट को। अदरवाइज भी देखा जाए तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद वो बहुत वायरल भी हुआ ये इनका मुक्का लहराना, और फिर अभी हम देख रहे हैं कि वो टी शर्ट्स पे डिफरेंट ब्लैक वाइट डिफरेंट कलर्स में टी शर्ट्स में अच्छा शोएब, वो मैं देख रही थी एक और, क्योंकि बाद में अभी बार बार जो है ज़ाहिर है अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और बार बार इमेजेस वो सामने सब कुछ आ रहा है वीडियो वगैरह, तो उसमें बता रहे थे कि अगर ट्रम्प का सर जो है वो, ये देखिए जब मेरा इयरिंग बिगड़ गया ऐसा भी होता है कभी कभी। एनीहाउ आप वायरल हो जाएंगी अब, एयरिंग गिरने की वजह से वायरल हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा मुझे वायरल नहीं होना, अच्छे कामों के लिए वायरल होना है। अच्छा जी, क्या बात है? हाँ सही बात है, ये बात भी है। अच्छा अगर बात तो सुने मेरी, ले आता हूँ अच्छा चले आप ले आए, चले अब ये वायरल हो जाएगा कि किस तरह से शोएब साहब ने मेरी हेल्प की मुझे इयरिंग वापस ला के देने में, और मैं जरा ये जो मेरा स्टॉपर है इसको मैं जरा आप सही तरह से लगा, नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मल ऑब्वियसली, हम सब इंसान हैं, हम नेचुरल रहते हैं, हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा मैं ये बता रही थी कि वो उन्होंने ये बताया कि सर उनका जिस तरह था और जिस तरह से गोली टच होके गई है, सो अगर वो सर को अपने इस तरह से ना हिलाते तो वो गोली खुदा न खास्ता बहुत बुरी तरह से उनके सर पे लगनी, क्योंकि एकदम से जो उनका रिएक्शन था उसकी वजह से गोली छू के गुजरी कान के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये जब सामने आता है तो आप वाकई डर जाते हो। अच्छा अब ये जब अब हम देख रहे होते हैं कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ नहीं है, ये आप हर जगह देख रहे हैं। और इससे पहले भी मैं देख रही थी, आपने जिक्र किया था ओवरऑल कि किस तरह से जो एक्स प्रेसिडेंट्स हैं यूएस के, उनके ऊपर कैसे हमला हुआ था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं कि तो हमने बात कर ली डोनाल्ड ट्रंप की, जरा मौसम की बात करते हैं। आज सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास बड़े मजे की बारिश हुई थी। अच्छा रात में भी काफी कुछ सेक्टर्स में बारिश हुई है, लेकिन चले आज का मौसम कैसा रहेगा पहले ये बताना चाहती हैं? प्लीज बताइए आज मौसम कैसा रहेगा। अच्छा आज मौसम यहीं पे बता देते हैं हम कि कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, रावलपिंडी की बात की जाए, तो सावन जिस तरह से शुरू हुआ हुआ है ऑलरेडी जुड़वा शहरों में, लेकिन रात को जिस तरह आप बता रहे हैं कि बारिश काफी हुई, गरज चमक के साथ बारिश हुई है, तेज हवाएं थी काफी ज्यादा, तो गर्मी की छुट्टी हुई है थोड़ी। मुझे नहीं पता चला कि रात को बारिश हुई है, हालांकि मैं जाग रही थी, लेकिन घर के अंदर वो एक हब्स जो होती है वो वहीं पर थी, क्योंकि सावन है ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन उसमें ये सभी के जैसे अगर खिड़कियां खुली हुई हैं, दरवाजे खुले हैं, घर का हवादार है, या आप अगर किसी लॉन में बैठे हुए या टेरेस में थोड़ी सी हवा आ रही है। हाँ, अगर आपने एसी ऑन किया हुआ है, दरवाजे खिड़कियां बंद है, फिर पता ही नहीं चलता कि बाहर का मौसम कैसा है, फिर बंदा कहता है ठीक है यहीं पे। अच्छा ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर है तो बारिशों की जब हम बात करें, स्पेल की हम बात करें, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर भटियां, मियांवाली, खारियां, ये सब वो शहर हैं जहां पर बादल बरसे हैं। और फिर मैं अगर बात केपी की कर लूँ, एबटाबाद, मानसरा, शांगला, बुनेर, यहाँ पर भी बारिश का इम्कान आज बताया जा रहा है। और फिर मैं अगर सदरन पंजाब की बात करूँ, तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई है, और बारिशों से पंजाब के जो नदी नाले हैं बिफरने का खतरा है। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया है, और जो बारिशों का सिलसिला है वो 21 जुलाई तक जारी रहेगा। अब बात करते हैं उस शहर की जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है। अगर कराची का हम जिक्र करें, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर, कल भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो मौसम होता है, उसकी फील जो है वो ऑब्वियसली 50, 52, 53, 54 तक हो जा रही है। तो हीट वेव है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जाहिर है समंदरी हवाएं वहाँ पर बंद हुई नहीं है, लेकिन आज से ये कहा जा रहा है कि समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची जो है उन्होंने कहा है कि खुले आसमान के जो लोग ओपन एयर काम कर रहे होते हैं उनके लिए खतरनाक की गर्मी साबित हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन उससे होती है, पानी की कमी, और शहरी जो है वो इस लिहाज से एहतियात ज़रूर करें। अब आई डोंट नो ये एहतियात, अब आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे कि वो एहतियात किस तरह से हो सकती है, गर्मी में आप किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली अगर मजदूर है या आपका काम ही ओपन एयर का है, तो आप क्या कर सकते, घर तो नहीं बैठ सकते, काम तो आपको करना है। गर्मी जितनी मर्जी है 50, 52 डिग्री से बेशक हो, लेकिन उसमें ज़ाहिर सभी हम कुछ घंटों की बात ज़रूर करते हैं, जैसे 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक का जो टाइम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप बाहर ना मैनेज कर सकते हैं। इस पर डिटेल से बात करेंगे आगे चलकर कि क्या करें, स्पेशली कराची में जो हीट वेव है उससे मुताल्लिक आगे बढ़ते हैं। और जो बात हम बात कर रहे थे ज़ाहिर डिफरेंट खबरों की, तो ऐसे में हम बात करेंगे कनाडा की भी, जहां पर टोरंटो में 1 माह से ज़्यादा की बारिश जो है वो चंद घंटों में बरस गई। टोरंटो शहर में हुआ है कि 100 मिलीमीटर बारिश हुई है, सड़कें तालाब बन गईं, यूनियन ट्रेन स्टेशन में पानी भर गया, शहर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार हुई हैं और कुछ परवाजें मुअत्तल भी की गई हैं, जबकि टोरंटो शहर में 1,60,000 से जायद घर बिजली की सहूलत से महरूम हो चुके हैं।
तो ये हाल है इस वक्त टोरंटो का कि आपको हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे जैसे तैर रही हों और सड़कें जैसे कि तालाब का मंजर पेश करें और घरों के अंदर पानी। यही हालात हैं क्लाइमेट चेंज के, जिसको हमें देखना चाहिए। एक साल की बारिश चंद घंटों में, सो ऑब्वियसली इसके लिए कौन प्रिपेयर्ड रह सकता है? कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता और आई एम श्योर कि ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ थी। चलें, तो बात हमने कि टोरंटो की, आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं हम अब पेरिस ओलंपिक्स की और उसकी तैयारियों से मुतालिक जो खबरें आ रही हैं वह हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि चंद दिन बाकी हैं और फ्रांस के शहर पेरिस में ये मेगा इवेंट सजना है और उसकी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। और इन्हीं तैयारियों को उस वक्त झटका लगा जब ये खदशात पैदा हुए कि दरियाए सेन में सफाई की सूरत हाल मयार के मुताबिक नहीं है। इसमें तैराकी के मुकाबले जो है वो ज़ाहिर होने हैं और ऐसे में इफ्तिताही तकरीब भी जो है वहीं पर मुनक़िद होनी है। और ख़दशात बढ़ने पर शहर की जो मेयर हैं वो ख़ुद दरिया में कूद गई और पानी में तैर कर ये साबित किया कि दरिया बिल्कुल साफ़ है। मेगा इवेंट के मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है। वो गंदे पानी में कूदी हो। हाँ, लेकिन देखिए वो बताना चाह रही हैं कि मैं अगर जा सकती हूँ तो कोई भी जा सकता है। इट्स ओके, पानी जैसा भी है आप जो है वो खेल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मतलब गेम मस्ट गो ऑन, गेम मस्ट गो ऑन। चले, ये तो बात हमने कर ली इस तैराकी से मुताल्लिक। और ये देखें कि सिर्फ वो ही नहीं, साथ कुछ और लोग भी हैं तैराकी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा शुएब, ये मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि कितने ज़्यादा एक एंथुसियाज्म हम देख रहे होते हैं। एक कोई चीज़ उन्होंने रखी है, अगर करना है तो वो खुद कूद गई और उसके बाद उन्होंने करके दिखाया कि लोग हेजिटेंट ना हो किसी भी तरह से। और ये 100 साल बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमिशन मिली है इस तरह। अच्छा, ओलंपिक्स की जब हम बात करें तो ओलंपिक्स विलेज का आज हम ज़रूर जिक्र करेंगे, जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स जो है वो क़याम करेंगे। ज़रा एक मेला तो सजता है, लेकिन उसके लिए जो तैयारियाँ जब उसकी हम बात करें और उसमें जो स्पेशली एथलीट्स आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, उनके लिए कैसे तैयारियाँ की जाती हैं, उनके लिए कैसे विलेज तैयार किया जाता है, इस पर हम आपको ये रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बल्कि रिपोर्ट के बजाय आपको बता देते हैं कि इस पेरिस में बने ओलंपिक्स विलेज की जो रुनमाई है वो भी हुई है। और ओलंपिक्स गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स में 20,000 से ज़ायद एथलीट्स रिहाइश पजीर होंगे। ओलंपिक्स विलेज में ट्रेनिंग के लिए फ़िटनेस सेंटर की सहूलत भी दी गई है और डोपिंग कंट्रोल सेंटर ये विलेज का हिस्सा है। एथलीट्स के बैठने और गपशप के लिए क्लब भी बनाया गया है और हुकाम के मुताबिक 3,200 सीट्स पर मुहित डाइनिंग हॉल भी तैयार किया जा रहा है। इस डाइनिंग हॉल की जगह पहले इलेक्ट्रिक फैक्ट्री हुआ करती थी और पैरालंपिक्स का जो आगाज़ है वो 28 अगस्त से होगा, जहां पर हम देखेंगे कि पूरी दुनिया से स्पेशल एथलीट्स जो हैं पहुंचेंगे। तो ये ओलंपिक गेम्स, इसकी तैयारियां, इससे मुताल्लिक आज हम आपसे शेयर भी कर रहे हैं, विजुअल्स दिखा भी रहे हैं और तैयारियों की बात कर रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान से कौन कौन जाएगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे होगी? 18 रुकनी दस्ता मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। बिल्कुल जी, लाहौर की बात करें, लाहौर से उस्मान खान ने रिपोर्ट ने उन्होंने तैयार किया, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक्स के मेले का आगाज होगा। एथलेटिक्स, शूटिंग और स्विमिंग में 7 एथलीट समेत 18 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगा। शूटिंग टीम में कशमाला तलत, गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और गुलफाम जोसेफ शामिल हैं। स्विमर्स में मोहम्मद अहमद दुरानी और जहां आरा नबी दस्ते का हिस्सा हैं। एथलेटिक्स में अरशद नदीम के साथ फाइका रियाज नुमाइंदगी करेंगी। 3 शूटर्स और 2 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल पहला ग्रुप जुमे को पेरिस के लिए उड़ान भरेगा। स्विमर्स और ऑफिशियल्स 22 जुलाई जबकि एथलेटिक्स टीम की रवानगी 24 जुलाई को तय है। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में स्विमर जहां आरा और एथलीट अरशद नदीम कौमी दस्ते की क़ियादत करेंगे। 1947 से लेकर अब तक ओलंपिक्स के हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। रेसलिंग और बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1992 में हॉकी टीम ने आखिरी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। ऑल द बेस्ट जी, जो पाकिस्तान के एथलीट्स जा रहे हैं शिरकत करने के लिए वहाँ पर, ज़ाहिर है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा खेल वहाँ पर होगा और अपनी अपनी किस्मत आजमाई होगी। और हम यही दुआ करते हैं कि जो हमारे एथलीट्स जा रहे हैं वो मेडल्स लेकर आए, बिलखुसूस गोल्ड मेडल्स लेकर आए। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त जी। अच्छा चलें जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज़रा कुवैत की। कुवैत में बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले जो चप्पल है उसकी कीमत ने सबके होश उड़ा दिए हैं। Why so expensive?
Exactly. समझ नहीं आ अच्छा, रही। सोशल मीडिया पर खूब इसका चर्चा हो रहा है, Branded लोग चप्पल। बात कर रहे हैं ब्रांडेड चप्पल है, ब्रांड का नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेना, नहीं माफ लेते। कर दें, बख्श दें, ठीक है जी, ब्रांड का नाम हम नहीं ले रहे। अच्छा, ये आप कुवैती ब्रांड है, उसने ये चप्पल तैयार की है जिसकी कीमत है 4,590 रियाल। ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 3,40,000 रुपए पाकिस्तान, उससे जायद की तकरीबन जो है वो ये चप्पल बनती है। अब जाहिर है लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि चप्पल है, वॉशरूम में पहननी है, तो इसकी इतनी महंगी चप्पल, पहली बात इसमें ऐसा क्या लगा हुआ है कि ये इतनी महंगी है? बता तो रहे हैं क्या लगा हुआ है। सोशल मीडिया पे जाहिर है लोग ब्रांड का नाम लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? मैं बता रहा हूँ, जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके फ्रंट पे ऐसे है, इसके बैक पे ऐसे सारी है, चप्पल ऐसे नहीं मटेरियल बनते ऐसे है। वैसे? नहीं, कुछ तो खास बात होगी इसमें। ओह गॉड, वॉशरूम चप्पल स्लिप ना हो, तो वो तो बहुत सारी ऐसी चप्पल होती है जो कि नहीं स्लिप होती। समटाइम्स हार्ड होती है। ये मुझे लग रहा है कि आप कहीं पार्ट टाइम ब्रांड के साथ काम तो नहीं करते इस कुवैती ब्रांड के साथ? एक्सप्लेन तो कर रहे हैं ना। सही बात है वैसे। अच्छा, वैसे ये बात भी है, उन्होंने बना दी, उन्होंने कोई क्वालिटी उसको बेहतर बनाई होगी और उसके बाद देखिए ऑडियंस पे छोड़ दिया, लोगों पे छोड़ दिया, आप ले या ना लें वो तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो कहते हैं कि इस वक्त ये अमीरों को कुछ भी फरोख्त कर रहे हैं। और एक सारिफ ने इस मामले पे बड़ा तबसरा भी किया और कहा कि ये बड़ा ख़ानदानी किस्म का चप्पल है, वो ये बात कह रहे हैं। लेट्स सी कि इस पर और क्या के कमेंट्स आते हैं। आपको खबर कैसी लगी, आप भी हमसे जरूर अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। चलें, ये तो बात हमने कर ली इस चप्पल से मुताल्लिक, और ज़ाहिर खबरें कुछ और भी हैं। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर दीगर सेगमेंट्स होंगे हमारे साथ। रहिए सुबह से आगे के साथ। वेलकम बैक जी। महंगाई और बिजली की अगर बात की जाए तो जाहिर है इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिजली के बिल किस तरह से आ रहे हैं लोगों के, पिछले महीने हम देख रहे थे कि लोगों के जो हज़ारों में और कुछ के तो ज़ाहिर लाखों में भी बिल आ चुके हैं, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक उनके सामने जो है वो इतने ज़्यादा बिल आना शुरू हो गए। अब जाहिर है इस महीने का जो बिल आना है उसके लिए लोग देख रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। और जाहिर है जिस तरह से महंगाई, बिजली महंगी कर दी गई और सारे मामलात हमारे सामने बार महंगी कर, सो लेट्स सी। हाँ, मतलब हमने कोई ऐसा देखा तो नहीं है कोई रिलीफ हो। अच्छा, अब ऐसे में शोएब अगर देखा जाए तो हमने राशिद महमूद साहब से बात की थी किस तरह से वो किस तरह से इससे मुतासिर हो रहे हैं। और अच्छा, अब ये चीज़ें हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं उनको लगता है कि शायद बस वही इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है, बल्कि अब वो तमाम लोग जिनको हम मिडिल क्लास में लाते थे और जिनको हम कहते थे कि हाँ दे कैन अफोर्ड, एसी भी अफोर्ड कर सकते हैं, बिजली के बिल भी दे सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई मसाइल नहीं है, अब वो लोग भी सामने आना शुरू हो गए और वो भी कह रहे हैं कि हम इतना बिल जो है, ये इतने पैसे हम नहीं दे सकते, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। और इनफैक्ट अगर आप अफोर्ड कर भी पा रहे हैं तो जाहिर है लोग ये इतने पैसे देते हुए 10 मरतबा सोचेंगे कि इतनी बिजली तो हमने इस्तेमाल नहीं की, जितने टैक्स लगा के हमारे ऊपर जो है ये बिल मुसल्लत कर दिया गया। सबीन, एवरी क्लास सब मुतासर हो रहे हैं। आप पॉलिटिशियंस को देख लें, वो ये बात करते हैं, चूंकि आपने राशिद महमूद साहब का जिक्र किया। हाँ। इसी तरह हम एक्टर्स की बात करें जिनके हवाले से हम यही समझते हैं अच्छा कोई मसला नहीं होगा, पैसों की रेल पेल होगी, उनके लिए तो बड़ा आसान होगा ये मैनेज करना, अफोर्ड करना। उस्मान पीरज़ादा साहब, सीजन्ड एक्टर, उन्होंने भी ये कह दिया इतना बिल आया है, खौफनाक बिल आया है, और कहते हैं मुझे तो डर लगता है कि मुझे बिजली कटवानी ना पड़ जाए। कहते हैं एक एसी है और मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, कहते हैं हम एक रूम में सोते हैं और उसके बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ कि एक एसी में अगर इतना बिल आ रहा है तो क्या बनेगा। और साथ ही साथ उन्होंने बेसिकली नुमाइंदगी की है उन तमाम लोगों की जो कि अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं कि वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप बिजली के बगैर रह नहीं सकते। तो ज़ाहिर है ये वाकई एक मामला है जिस पर हम देख रहे हैं कि अब हमारे एक्टर्स आवाज़ उठा रहे हैं कि इस पर वाकई हुकूमत को कुछ करना होगा, कि अदरवाइज तो सब बहुत मुतासिर होंगे। तो शोएब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान पीरज़ादा साहब, उनसे बात करते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब जाहिर है कुछ जो इंटरव्यू हमने आपका देखा उसमें भी आपने बताया कि बड़ा ही खौफनाक बिल आया। कोई बताना चाहेंगे कि किस तरह से बिजली का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद कितना बिल आया, फिगर अगर आप कोट कर सकते हो? जी, उस दिन मैंने राशिद महमूद साहब का भी देखा और बड़ी तबीयत ख़राब हुई उनकी बातें सुन के कि किस तरह बिजली का बिल इतना हैवी। हम खुद उससे कन्फ्रंटेड हैं इस वक्त। मुझे इल्म नहीं कि लोग किस तरह सर्वाइव, मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा या लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे। इतना ह्यूज टैक्स है, बिजली से ज़्यादा टैक्स हम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोगों की सैलरीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या तो सैलरी भी साथ बैलेंस आउट होती, ऊपर जाती, सैलरीज आर द सेम। एंड ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज का सारा असर जो है, जो वेदर पे पड़ रहा है,
और गर्मी की शिद्दत और इट इज़ हॉरिफाइंग। आई मीन एक पंखा तो इंसान चलाए, मैं तो सिर्फ सारा दिन जो है मैं एसी में नहीं बैठ सकता, मैं तो फ़ैन का इस्तेमाल करता हूँ। वो वैसे भी मेरी एक पुरानी आदत है, मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जब गर्मी एक बर्दाश्त से बाहर हो जाए, सो आई थिंक आपकी सेहत के लिए आपको कुछ उसके लिए इकदाम उठाना पड़ता है। ऐसे ही है। मैं तो कई दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी 43 से ऊपर टेम्परेचर जब गया था तो कोई घंटे के लिए एसी चला के उसके बाद बंद कर देते थे, ताकि अब चलो भी टेम्परेचर इस बियरेबल कुछ बदला है और उस अब एक पंखे से काम चल जाएगा 1.5-2 घंटे। लेकिन और आई एम थिंकिंग ऑफ जो हमारा इतना ह्यूज जो आवाम है बेचारा, जो जिनकी तनख्वाहें शायद ऊपर नहीं गई कि वो अफोर्ड कर सकें इस बिजली के टैरिफ को। ठीक है, उनके लिए 200 यूनिट से नीचे लोगों के लिए ये है, लेकिन कई दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि वापडा जो है वो बहुत बदनीयती से काम ले रही है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिट्स चार्ज किए जा रहे हैं जो शायद उन्होंने इस्तेमाल भी ना किए हों। ये बहुत बड़ी एक ह्यूज कंप्लेन है। तो कम से कम इस कंप्लेन को तो वर्कआउट कीजिए ना, ताकि जो लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है, अभी हमारा मुल्क एक इकनॉमिक बहरान से गुजर रहा है, एंड एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आई वुड लाइक टू हेल्प माई गवर्नमेंट, आई वुड लाइक टू सपोर्ट दम फाइटिंग दिस इकनॉमिक क्राइसिस। लेकिन एकदम से इतना बढ़ा देना भी एक अजीब किस्म का। आपने जो एक बात की ना कि हुकूमत की मदद हम कैसे कर सकते हैं, हुकूमत की मदद हम कैसे कर सकते हैं, जिस हुकूमत की तरफ हम देख रहे हैं हुकूमत कुछ करे। और इतने पैसे दे दे के बिलों की सूरत में हम तो मेरा ख्याल है बहुत सारी ना चाहते हुए भी, जो हम चाहते भी नहीं थे मदद, वो हम कर ही रहे हैं। आप मदद तभी कर सकते हैं कि हुकूमत भी कुछ अपने हाथ से कुछ करे, यानी कि इतना ह्यूज टैक्स जो है उसको मिनिमाइज़ करे किसी तरीके से, ताकि लोग यानी कि बिजली का बिल तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर हालत में देना पड़ता है। बिल्कुल, ये वो टैक्स की तरह नहीं है कि टैक्स चोर है और टैक्स खा गए और फलाना। आप बिजली तो नहीं खा सकते। हाँ, कई इलाकों में कुंडियाँ शुंडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे ये घुस भी नहीं सकते। कराची के कई ऐसे इलाके हैं हमारे, और इलाकों में मैं क्या कहूँ, हमको सब पता है कि किधर कितनी बिजली जो है हमारी बेकार में जाती है और लोग उसको लूटते हैं लिटरली बिजली को। तो क्या हम इन सिस्टम्स को किसी तरीके से कंट्रोल में लाएं ताकि ये प्रेशर कम हो। और लोगों ने ये जो लगाना शुरू किया था अपनी छतों पे, ये काली शीट्स जो हैं जी, पैनल्स, वो सुना उस पर भी टैक्स लगने लगा। यानी कि अब आप सूरज की रोशनी पे टैक्स लगाएंगे तो बल्कि सूरत हाल ईजी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये जो सोलर पैनल्स हैं इनकी कीमत कम करके लोगों को फैसिलिटी दें कि वो लगाएं, ताकि वापडा के ऊपर से प्रेशर कम हो पावर का। और ये जो आई डोंट नो इसमें ट्रूथ कितनी है, क्योंकि मैं तो कि ये जो बिजली प्रोवाइड करने वाले जो कंपनियां जो हैं वो एक अजीबो-गरीब किस्म का टैरिफ उनका है विच दे आर एंजॉयिंग। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे हैं उस्मान साहब, ज़ाहिर है वो आप ही लोगों से सुनते हैं। ज़ाहिर है आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे हैं उसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। जी। और ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि ज़ाहिर है उसकी वजह से अवाम खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा उस्मान साहब, एक जुमला, क्योंकि ज़ाहिर है आप बड़े पॉजिटिव हैं, आप हुकूमत की मदद की बात भी करते हैं, आपको हुकूमत नाकाम नज़र नहीं आती? मैं मौजूदा हुकूमत की बात करूं कि इस वक्त अगर हम किसी भी सेक्टर को उठा लें और आवाम से अगर सवाल करें, आवाम की यही राय है कि हुकूमत नाकाम हो गई है, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी, हर चीज़ महंगी है। जिस तरह आपने खुद भी कह दिया कि शायद सूरज पर भी टैक्स लग जाए, जो कि ज़्यादा खबरें आती हैं ऐसी। अब ऐसे में अवाम किधर जाए? अवाम तो यही कहते हैं कि फिर जिसको वोट दिया था, जो आया था, जिसने संभाला था, जिसने कहा था मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतनी दफ़ा हुकूमत कर ली, इत्तेहाद है इनका, पहले ऐलान करते रहेगा हम बिजली मुफ्त कर देंगे, 200 यूनिट तक फ्री दे देंगे, उनसे फिर सवाल भी ना करें? तो अवाम पूछे ना अपने नुमाइंदों से जिनको उन्होंने वोट देकर सेलेक्ट किया है कि आप तो ये कहते थे, अब ये क्या हो रहा है। और आई पर्सनली फील कि अवाम को फुली कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अवाम को क्लियरली बताना चाहिए कि हम किस दोराहे पर खड़े हैं।
वाई ये बिजली के बिल इतने इतने ह्यूज बना दिए गए हैं, ये टैक्स इतना बड़ा क्यों लगाया गया है? आप इन आवाम को कॉन्फिडेंस में तो ले ना, ताकि अगर आपको चाहिए कि आपका आवाम आपकी सपोर्ट करे आपके इस बुरे वक्त में, उनको चीज़ें बताइए कि किस तरीके से वो इस आफत से को फेस करें। हाउ शुड दे अपनी बिजली कम से कम इस्तेमाल करें, पावर, मतलब देयर आर सो मेनी अदर एरियाज ऑफ थिंग्स, बट द पॉइंट इज़ कि इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अवाम को तो अच्छा, सर हर 15 दिन बाद एक झटका दे देते हैं, या वो पेट्रोल का दिया जाता है, ये बिजली महंगी हो गई, उसमें फिर हमें उलझाते हैं। अच्छा प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए ये है, अच्छा नॉन प्रोटेक्टेड के लिए ये है, अच्छा 200 यूनिट तक ये है, अच्छा 300 तक ये है, जो टैरिफ ये है यूनिट है, तो हमें उसमें उलझाते हैं और बस एंड पे सिर्फ हमें तो पता चलता है जी बिजली का बिल आया लंबा चौड़ा सा। ऐसा ही है बिल्कुल। और उस्मान साहब ऐसे में जाहिर है आपने आवाज़ उठाई है इसी तरह। जी जी, इस वक्त शायद दुनिया में सबसे बड़ा बिजली का जो टैरिफ है वो पाकिस्तानी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, आई थिंक सो। कभी मैंने पढ़ा था कहीं पे, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ का। सो Pakistan will probably become more expensive than any European country or any place in Canada or America. And वसाइल हमारे पास बढ़ नहीं रहे, प्रोड्यूस हम कुछ चीज़ कर नहीं रहे। It's so sad. We are not like that. पाकिस्तानी एक बड़ी जी बिल्कुल एज एन इंडिविजुअल मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप क्या सोचते हैं इन हालात को देखते हुए, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना पाकिस्तान के हालात की, बहुत से लोग नाउमीद भी हो जाते हैं। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि अच्छा कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे आपने चलना है? जी जी, देखिए साहब, मैं तो अपने मुल्क से कभी भी मायूस नहीं हुआ। मैं आज तक ज़िंदगी में यहीं रहने का सोचा, यहीं रह रहा हूँ। मैंने कभी किसी और मुल्क की नेशनैलिटी नहीं ली। मेरे लिए बहुत आसान था कहीं और शिफ्ट हो जाता। मैंने कोई टर्की में जायदादें नहीं बनाई और उधर से दौड़ जाऊँ, जो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये काम कर दिया है और कहा कि आप जाहिल हैं, आपने ये नहीं किया बर वक्त। मेरा तो मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। मुझे अफसोस भी बहुत है, मुझे समझ में नहीं आती कि किस तरीके से लोगों को दिलासा ही दे सकते हैं ना जनाब, ना करने में ना और जाहिर सी बात है उस्मान साहब, हम प्लानिंग में हैं। बिल्कुल, बिकॉज ना हम प्लानिंग कर पा रहे होते और ना हम लोगों को, जो आपने कॉन्फिडेंस में लेने की बात की है, वो बड़ी अहम बात है इस वक्त यहाँ पे कि आप कॉन्फिडेंस में तो लेना अपने लोगों को, अपनी यूथ को। और ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस में तभी आप ले सकते हैं जब आप अपने अखराजात कम करते हुए नजर आएंगे, हुकूमत अपने अखराजात कम करते हुए नजर आएगी, ना कि ये कि सिर्फ आवाम से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जी मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है तो अब कुछ नहीं हो सकता। जी आवाम को हमेशा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। जो हमारे हुक्मरान है कुर्बानियाँ वो देंगे, उनको देखते हुए अगर वो कुर्बानी दे रहे तो जाहिर है लोग भी बढ़ चढ़कर कुर्बानी देंगे अपने मुल्क के लिए। ये आवाम मुल्क के लिए पीछे हटने के लिए कभी पीछे नहीं हटती, वो हमेशा बढ़ चढ़कर देने की बात कर रही होती है। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करते हैं, जहां पर मखसूस नशिस्तों का बहुत चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान असम्बली के घरों पर छापों का इल्ज़ाम ये भी सामने आया है। असद कैसर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उनका ख्याल है कि PTI को दबाएंगे तो ये गलत फहमी है। वो ये कहते हैं कि आपका मुकाबला पार्लियामेंट में भी करेंगे, सड़कों पर भी करेंगे, आइन और कानून के तहत जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पार्लियामानी पार्टी है उसका अहम मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होना है। पार्लियामानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। इस इजलास के बाद मीडिया को इजलास में किए गए फैसलों से मुतालिक आगाह किया जाएगा, चूँकि ज़ाहिर है जो मामला है इस वक्त मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी, प्लस जो हुकूमत इस वक्त एक काम कर रही है, जो गद्दारी की बातें हो रही हैं, जो आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं,
जो पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, ज़ाहिर उस पर भी PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुशावरत करने की, हम क्या करें? बिल्कुल शुएब, और एट द सेम टाइम ज़ाहिर है अब ये देखा जा रहा है कि जो इत्तेहादी हुकूमत की, क्या वो इस फैसले में उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और लेट्स सी कि क्या इसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती है। बट ज़ाहिर है हर किसी की तरफ से एक चीज़ सामने ज़रूर आ रही है कि अब जो है हुकूमत के पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो उसके बाद पाबंदी की बातें इस वक्त हो रही है। इस सारे मामले पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा शुएब शाहीन। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शुएब साहब, ये पाबंदी लगाने का फैसला, ये हुकूमत की बौखलाहट आपको दिख रही है या वाकई आपको लग रहा है कि सोच समझ के किसी प्लान के साथ ये ऐलान किया गया है? देखें, ये बौखलाहट भी है और घबराहट भी है। इनको अपनी शिकस्त फाश माथे पे लिखी हुई नजर आ रही है। ये कठपुतली हैं, इनकी ना अपनी कैपेसिटी है, ना सोच है, ना इनके पास कोई अख्तियार है। मुझे बता दें, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, ऐसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, बुरी तरह फॉर्म 45 में ये हारे हुए लोग हैं। ना सिर्फ ये, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सारे ये बेकार के लोग आकर के 17 सीटों के साथ इक़्तिदार पे काबिज हो चुके हैं। तो इनको किसने अख्तियार दिया है कि इस तरह की लंबी चौड़ी बातें छोड़ें? इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अखलाकी हैसियत नहीं है, और ना ही आईनी हैसियत है, ना और इनके पास कोई अख्तियार है। और जिस अंदाज से इन्होंने मुल्क को एक बदतरीन माशी तबाही में धकेल दिया है, सियासी तबाही में धकेल दिया है, और लोग जिस तरह इनसे नफरत करते हैं, रिजेक्टेड लोग हैं, और मज़ीद अपने जो कैपिटल है, इनका पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको मज़ीद तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और इनके पास अगर जो थोड़ी बहुत 5-10% अगर कोई पॉपुलरिटी रहेगी थी इन हरकतों से, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और इनका मुस्लिम लीग नून का नामो निशान मिट जाना है, आप देखिएगा। और मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई किसी लिहाज से भी कोई अखलाकी जवाज़ है, जो इन्होंने इस तरह का इक़्तिदार लिया, जिस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर दी हैं, और जिस अंदाज से फॉर्म 47 की पैदावार बन के यहाँ मुसल्लत हुए हैं। मुझे बता दें, इनके ज़माने में अभी इतने बड़े 2 स्कैंडल आए। गंदम स्कैंडल आया, क्या हुआ, कौन उसमें मुलव्विस था? जब इनका हनीफ अब्बासी कहता है कि अनवार काकड़ को कि तुम इसमें मुलव्विस हो, तुमने पैसे खाए, वो कहता है मैंने फॉर्म 47 की बात की तो मुस्लिम लीग नून मुंह खाने के काबिल नहीं रहेगी। तो कौम न तो इनको तस्लीम करती है और ना ही इनके किसी बात की कोई अहमियत देती है। इनके खिलाफ स्टैंड लेगी, और जो AJK में चंद महीने पहले हुआ। अच्छा शुएब साहब, चूंकि ज़ाहिर है आपने सारे मामले में PMLN को टारगेट करके बात की है, अगर PMLN का साथ उनकी इत्तेहादी जमातें दे देती हैं अगेंस्ट दिस थिंग, अगेंस्ट योर पार्टी, जब पाबंदी की बात हो रही है, तो फिर आपको लगता है गड़बड़ हो सकती है, PTI के लिए मुश्किल हो सकती है? चूंकि अभी सिर्फ PMLN है, फिर अगर इत्तेहादी होंगे तो फिर वाकई मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है, इनके पास तो अख्तियार ही नहीं है। ये तो एक डिक्लेरेशन दे के रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड करना है। इनके पास क्या है अख्तियार? साइफर वो ड्रामा रचाया, मुझे बताएं क्या हुआ उसका अंजाम? वो खारिज हो गया। बल्कि ये कठपुतली वो उस वक्त कहते थे पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा तो इमरान खान ने किया। इन्होंने, इनके प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद हामिद अली शाह ने, रिटायर्ड जस्टिस हैं वो, आकर के हाई कोर्ट में कहा हाँ जी उस साइफर में लिखा हुआ है कि आप इमरान खान को हटा दें वरना ताज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इमरान खान ने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा किया। इनका तो कहा कि जनाब अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम तो जनाब उनकी खुशनुदी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा, जिन्होंने 3 महीने की बजाय 90 डेज की बजाय साल 13 14 महीने इलेक्शन नहीं कराए। ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हैं, और इनके खिलाफ एक्शन होगा, इनकी पार्टियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। इनमें जुर्रत है कि ये आकर के PTI के खिलाफ ऐसी कोई हरकत करें या इनके खिलाफ कोई ऐसी मूव चलाएं। ये इनके पास कोई अखलाकी जवाब भी नहीं है और कानूनी जवाब भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाएगा, अच्छा है ये जाएं, इनके कट्टे चट्टे खुल जाएंगे और इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और इंशाल्लाह सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हम उभरेंगे। और अच्छा है कि उसी बहाने से जो हमारी 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से पटिशन पढ़ेंगे, सबसे पहले तो उसका फैसला किया जाए इसके साथ, वो भी अच्छा शुएब साहब, जाहिर है आपने अभी इससे पहले जो आपने जिक्र किया वो आपने अनवारुल हक काकड़ साहब के बयान की बात की, फॉर्म 47 के हवाले से आप खुद भी बात कर रहे हैं। PTI इस मामले पे अब इस वक्त क्या कर रही है? क्या अगर इस मामले को आगे लेकर चले तो क्या PTI की स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है इस वक्त? देखें, ट्रिब्यूनल्स में जब मैटर गया तो इन कठपुतलियों ने क्या किया, ऑर्डिनेंस ले आए कि जनाब रिटायर्ड जजेस को लगाया जाए। फिर जब ऑर्डिनेंस के ऊपर अटैक हुआ, हमने चैलेंज किया, उस पर स्टे मिला, तो
तो ये एक्ट बना के ले आए कि नहीं जनाब, अब ये सिटिंग जजेस की बजाय रिटायर्ड जजेस को भेजा जाए। ये तो अच्छा, फिर पिछले 5 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, तमाम ट्रिब्यूनल से इंक्लूडिंग इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल ने, जैसे जहांगीरी साहब ने कहा फॉर्म 45 ले आओ, आज तक फॉर्म 45 नहीं लाया। वो कठपुतली तारिक फजल हो या बाकी जो सो कार्ड ये कठपुतली MNA बने फिरते हैं नाजायज। तो बात ये है कि ये लाए ना फॉर्म 45, ओरिजिनल क्यों नहीं उठा के ले आते? हम तो ले लेके फिर रहे हैं, हमने पहले दिन से मीडिया में दे दिया, हमने पहले दिन से यूट्यूब पे में डाल दिया, हमने फेसबुक पे डाल दिया, सोशल मीडिया को भी दे दिया, सबको कह दिया ये ले आए। इन्होंने उठा करके अदालत में वो RO के फोटोकॉपी, वो टेम्पर्ड उठाए, वो फोटोकॉपी लाकर फेंक दिए। आप आ जाए अपने फॉर्म 45 ले आओ, आप किसी मीडिया हाउस में आ जाओ, आप किसी प्रेस क्लब में आ जाओ, लेकिन इन लोगों को पता है अपनी हरकतों का। वो कमिश्नर रावलपिंडी किधर है आज, जिसने ये कहा था? देखिए आज तक हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की 3 दरखास्तें दे चुके हैं, 2 हैं या 3 दरखास्तें दे चुके हैं। क्यों हमारा फॉर्म 45 वाला केस नहीं लगा रहा चीफ जस्टिस मौजूदा? बाकी सारे केसेस लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का आज केस आता है, अगले दिन लग जाता है, हमारे केस ही नहीं लगते। आप जब मतलब है कि एक इश्यू है, एक मसला है, उसको फौरी तौर पर लगाएं और उसके ऊपर फैसला लें, ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये बात तो आपकी बहुत दुरुस्त है। शोएब साहब, एट द सेम टाइम जो माहौल बदल रहा था, मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, कमेटीज़ कायम हो रही थी, लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा था, कुछ राब्तों की खबरें भी आई थी। ये मुज़ाकरात की बात होते होते आखिर गद्दारी तक बात पहुंच गई, ऐसे संगीन इल्ज़ामात तक बात पहुंच गई, आर्टिकल 6 की बात हो गई, पार्टी पर पाबंदी की बात हो गई। व्हाट वेंट रॉन्ग? ये चाबी वाले खिलौने हैं, इनको जो चाबी देता है, मुझे बताएं तारड़ के पास क्या अख्तियार था कैबिनेट के डिसीजन के बगैर इस तरह की आकर के बातें करना? उसको जो चाबी वाले खिलौने को जो कुछ फीडबैक कर दिया जाएगा, वो आकर के वो बातें आकर के खोल देगा, आकर के बातें कर लेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इन लोगों के पास ना अख्तियार है ना इक़्तिदार है। इन्होंने कहा हमने APC बुलानी है, हमने कहा जरूर बुलाएं, हम आएंगे, शिरकत करेंगे। जब इन्होंने कहा जी गुफ्तगू करनी है, इमरान खान ने कह दिया ठीक है हमारा मैंडेट वापस करो, हम बैठते हैं, आपसे बात करने को तैयार हैं। लेकिन इन लोगों को ना ये सीरियस है, ना ये संजीदा है, ये कठपुतली हैं, इनके पास ना अपना अख्तियार है। इसको जिस तरीके से वो चाबी मरोड़ दी जाएगी, आएंगे बातें करेंगे। ठीक है, ज़ाहिर है कि आपकी तरफ से आपका एक मौक़िफ़ है कि चाबी वाले खिलौने जो चाबी देता है उसके बाद ज़ाहिर है वो उस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं आप। लेकिन अब ये जो गद्दारी वाला मामला है, इससे कैसे PTI निपटेगी? कि बानी PTI पर, आरिफ अलवी साहब पर, कासिम सूरी साहब पर गद्दारी का मुकदमा ज़ाहिर है वो चलाने की बात हो रही है। सो अब इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है PTI की? देखें, जब मैंने कहा ना इनको ना जरूरत है, ना हिम्मत है, ना ये लगा सकते हैं, ना कोई ऐसी बात है। और इनके खिलाफ, हाँ अल्लाह ने मौका दिया, इनके खिलाफ हम जरूर लगाएंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, 90 डेज के इलेक्शन को ये जा करके 14 महीने तक लेकर गए। इन्होंने प्रैक्टिकली आइन को मुअत्तल कर रखा है आज भी, और इन्होंने कानून का मिसयूज कर रहे हैं। इनके खिलाफ एहतसाब होगा, इनकी कोई हैसियत नहीं। हमारी हिकमत अमली बिल्कुल तैयार है, हम लीगल माइंड के लोग हैं, हमने कानून और आइन के दायरे में रह के हमने अपना दिफा करना है। हमें अच्छा, और शोएब साहब, एडहॉक जजेस से मुतालिक भी आपकी राय में ज़रूर लूँगा। सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी तैनाती से मुतालिक बात हुई, PTI ने ज़ाहिर इसकी मुखालफत की, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? आपका पॉइंट क्या है? एडहॉक जजेस से क्या मामला होगा, क्या गड़बड़ हो सकती है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि 3 साल के लिए इन जजेस को मुकर्रर किया जा रहा है। नंबर 2, इस मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और उस फैसले को फ्रस्ट्रेट करने की नीयत से इनको अपॉइंट किया जा रहा है। नंबर 3, इसमें लैक ऑफ बोनाफाइडी है। काजी साहब की इसमें कोई नेक नियति नजर नहीं आती, क्योंकि वो अब मिनॉरिटी पे चले गए हैं। अब वो जाते जाते अपनी मेजॉरिटी रखना चाहते हैं और अपनी पसंद के लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं, ताकि नए आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं 3 साल के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर 3 साल ये जजेस मुसल्लत रहें या उनको शामिल कर दिया जाए, ताकि उनका जो एक कंपोजिशन है उसको चेंज कर सकें। और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपके पास 1-2 महीने के लिए छुट्टियां हैं 15 तारीख से, आपने 19 को ये जुडिशल कमीशन का इजलास रख दिया, 2 महीने बाद आपने चले जाना है। अब जब आपने चले जाना है, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया, सारी सूरत हाल आपने एक्सप्लेन की। बहुत शुक्रिया शोएब साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। टेक्नोलॉजी का दौर है और कहा जा रहा होता है, कहा कि जा रहा होता है, अब हम देख भी रहे होते हैं टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबा, आप कोई फील्ड देख लें उस पर उसका एक इम्पैक्ट नज़र आता है।
कि अब कोई भी फील्ड टेक्नोलॉजी के बगैर ना आगे बढ़ सकती है। और जाहिर है अगर कुछ लोग उसके साथ नहीं चल रहे हो, कह रहे हैं जी हम जी पेपर वर्क पे अभी तक बिलीव वो पीछे रह जाते हैं। वो पीछे रह जाते हैं। जाहिर है आप ग्रो ही नहीं कर पा रहे होते, आप कम्पीट ही नहीं कर पा रहे होते। जाहिर है उससे जो है वो मसाइल आपके लिए पैदा हो सकते हैं आगे चल के। लेकिन एट द सेम टाइम अब नई नई जब चीज़ें आ रही होती तो लोग ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा नई चीज़ क्या आने वाली है। अब जिस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अब ये इसका बड़ा चर्चा है हर जगह पे, सोशल मीडिया पे देखा जाए, लोग बात कर रहे हो, कहा जा रहा है कि नाउ ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। अब लेट्स सी कि ये फ्यूचर किस तरह से, पहले तो वैसे आपको समझिए ब्लॉकचेन क्या है? अच्छा, फॉर मी ब्लॉकचेन इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक्चुअली, और आई एम श्योर कि बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट होगा। तो आज आप मेरे लिए जरा आसान करते हैं, मेरे लिए भी हाँ हम सब के लिए। अगर आप कॉल भी करना चाहें मैं कॉल भी कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट मोर। एक सवाल अगर आपका स्पेसिफिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक, इस पर हम बात करेंगे। हमें इस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट अहमद मंजूर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये पत्थरों का शौक भी है आपको? काफ़ी ज़्यादा। अच्छा ओके, उनके हाथ पे बहुत थे, मैंने कहा पहले मैं ये पूछ लूँ ये कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है? टेक्नोलॉजी साथ है। टेक्नोलॉजी साथ है, ठीक है। ओके जी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाउ डू यू डिफाइन इट? यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें ना तो एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। ओके, दैट्स इट। बेसिकली 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है। नंबर 1 IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आप स्मार्ट वर्ड सुनते हैं, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बहुत सारे आजकल स्मार्ट होम्स भी बहुत बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी भी बहुत बन रहे हैं। तो वो आज तक लोगों को ये नहीं समझ आया कि जो है ना स्मार्ट शुरू में एक कॉमन है, बाकी आगे चेंज हो रहा है। जो हम वीडियोस भी देख रहे होते हैं रिच पीपल प्रॉब्लम। हाँ, रिच पीपल्स प्रॉब्लम। तो वो बेसिकली स्मार्ट क्या है आज तक लेवल के आप लोगों के, उससे ना मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। दैट इज एज एन एब्रीविएशन ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का। ओके, ठीक है, वो स्मार्ट बनता है, उसका पहला वर्ड उठाएं, दैट इज स्मार्ट। हमारे यहाँ लोगों ने स्मार्ट जी बॉडी बिल्डर बंदा देख लिया तो उसको स्मार्ट कहना शुरू कर दी, या शुएब भाई को देख लिया तो स्मार्ट बंदा कहना शुरू कर दिया। वैसे कॉम्प्लीमेंट माशाल्लाह, ठीक है। कहना शुरू कर दिया, मतलब कहना नहीं चाहिए था। इतने आम खाते हैं शुएब, चौंसा व्हाइट चौंसा इनको इतना पसंद है, सब कुछ एग्री करेंगे, फिर भी स्मार्ट है माशाल्लाह। ये एक्सरसाइज करता हूं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माशाल्लाह। अच्छा, तो अब उसमें एक्चुअली एक ये टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, जिसके अंदर आपकी वॉचेस आ गई जो सबसे ज्यादा आपका डेटा गैदर करेंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए कह सकता हूँ डेटा गैदरिंग टूल है। ओके, ठीक है। वो डेटा किसी एक ऐसी जगह पे सेव होना है जहां पे आप उसको मैनिपुलेट ना कर सकें। ओके, दैट प्लेस इज ब्लॉकचेन। ओके, उस पे सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, उस पे आइडेंटिटीज आपकी सेव हो रही हैं और बेतहाशा चीजें सेव हो रही हैं। ठीक है। देन वो चीजें, यानी अब इतना सारा डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, वो सेव कहाँ, वो यूज कहाँ पे होगा? वो AI यूज करेगी आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए असल में, और मैनिपुलेट नहीं करेगी। मैनिपुलेट नहीं कर सकेगी। बिकॉज देखें, अब आपने एक ही तारीख पे अगर बिल जमा करा रहे हैं आप, एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी कैसे करेंगे? यानी दुबई में ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज ऑलरेडी इसको शुरू कर रहे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, ई पासपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट आया। बिल्कुल, ठीक है। आपको जाके जरूरत नहीं है कि वो वीजे की जो स्टैंप लगवाते थे हम एक कैमरे में देख के और सारा कुछ करते थे, आप सिर्फ स्मार्ट गेट से एंटर गुजर जाते हैं। तो वो कैसे हुआ है असल में? उसके पीछे उनकी 10 साल की मेहनत है। 10 साल पहले उन्होंने एक पूरा डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, आज आपको वो AI के अंदर यूज हो रहा है। बेसिकली आप उनको मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते, वो आपकी चेहरे को ही देख पहचान लेगा। अब अगर मैं काली दाढ़ी करके चला जाऊं या शेव करके चला जाऊं मिसाल के तौर पे, वो मुझे फिर भी पहचान लेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, हम कितना यूज कर पा रहे हैं ब्लॉकचेन को? देखें, अभी पूरी दुनिया में ही रिसर्च हो रही है। वो एक हमारे यहाँ ना वैसी मासूमियत बहुत ज्यादा है, हमें लगता है हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए। नहीं, हम टेक्नोलॉजी में कभी पीछे नहीं रहे आज तक। अच्छा, हम पॉलिसी मेकिंग में पीछे हैं असल में। अच्छा, यानी अभी बात हो गई ना? है एक ही बात नहीं, ये दो बातें हैं। दो बातें, जब आप यूज नहीं कर रहे, जब आप प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे, जैसे बेसिकली अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, यहाँ पे भी आते हुए मैं मोटरवे पे ना एक चीज सोच रहा था, वो ये कि जी 96 में हमने इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई थी कि 120 से ज़्यादा स्पीड नहीं जानी चाहिए। आज गाड़ी पे आप सिंपल पैर रखते हैं तो 170 पे भाग जाती है। तो मेरा ख्याल है पॉलिसी को चेंज नहीं हो जाना चाहिए। नहीं, आई थिंक ये पॉलिसी ऐसी रहने दें। नहीं, दैट जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू। पे रहते हैं 170 पे जा रहे होते हैं, चालान करवा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि हम अब आईफोन हर बंदा यूज कर रहा है, चीजें हर बंदा यूज कर रहा है, यूट्यूब सेम है हमारे पास, लेकिन कोई उस पर पढ़ रहा है, कोई गाने सुन रहा है। फर्क तो वही है ना, यानी इस्तेमाल की बात है कि आप किस तरह तो पॉलिसी मेकिंग नहीं है। अच्छा। हमारे पास हमारी पॉलिसी मेकिंग बहुत स्लो है। यानी आप आज भी अगर किसी को कहें कि मैं लाइसेंस बनवाने गया हूँ और मुझे जी वो पूरे दिन का ट्रैक चाहिए कि जी मैं इतने बजे पहुंचूंगा, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से हाफ डे लूंगा, क्यों मुझे इस चीज की जरूरत है?
व्हाई नॉट मैं सिर्फ मेरा सारा डेटा उनके पास पड़ा, मैं उसको यूज़ कर लूँ, दैट्स इट। दैट्स ट्रू। ठीक है, तो हमें पॉलिसी मेकिंग में आगे निकलना है ताकि हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, तो ब्लॉकचेन उस चीज़ को और आसान करेगी असल में। अगर आप बात करें, हम इसको डिजिटल आइडेंटिटीज़ पे ले आते हैं। अभी को बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फिर रहे होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट। वोटिंग कोई भी कर सकता है, किसी भी तरीके से जाके कर सकता है, लेकिन अगर हम उसको ब्लॉकचेन पे ले आए, एक बंदा एक दफ़ा ही वोट कर पाएगा असल में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर फॉर्म 45-47 की बहस कैसे होगी? और फिर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? मामलात में खराब करते हैं, हुकूमत कैसे बनेगी? ये मैं अब इस चीज़ों पे बात नहीं करना। अच्छा, अब ये ब्लॉकचेन की मदद से अगर वोटिंग की जाए तो लोगों को पता चल सकेगा कि उन्होंने उनका वोट किस कैंडिडेट को कास्ट किया गया है। अगर जो हम ट्रांसपेरेंसी की बात अगर हम इसको बताना चाहें बता सकते हैं, ना बताना चाहें तो वो नहीं भी बता सकते। बेसिकली सपोज कर लें हम एक पूरा सिस्टम बना देते हैं इस तरह का, जिसपे ऊपर आप फोन पे बैठे, एक तो सबसे पहले ये पोलिंग स्टेशन वाला जो सिलसिला है जिसपे इतना पैसा ज़ाया होता है, वो भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पता नहीं क्यों कर रहे होते हैं, घर बैठे वोट कास्ट। यानी आज आप जो आपकी बायोमेट्रिक है वो आप फोन से कर लेते हैं, थंब इंप्रेशन इज देयर। तो हम अगर एक ऐप ही इस तरह की बना दें जिसके ऊपर आप थंब से सिक्योरिटी उसमें जितनी मर्जी आप लगा लें, आईडी कार्ड दें, फिर आप थंब दें और आप अगले सेक्शन में चले जाएं। ठीक है, अब आपने वहाँ से वोटिंग कर दी, तो अब वहाँ पे अगर एक प्लस माइनस हो रहा हो और आपको नज़र आ रहा हो जी टोटल इतने वोट थे, इतने डल गए हमें, इतने इस पार्टी को डलें, इतने इस पार्टी को डलें, सही। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है और उसमें सबको एतबार भी होगा। वाकई यस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये आगे लोग एक तो मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं, दुनिया इस पे काम कर रही है ऑलरेडी। पाकिस्तान जरा डिफरेंट सोचता है। पाकिस्तान बहुत सारे मामलात में डिफरेंट सोचता है, सोचता ही नहीं है। मेरा ख्याल है मामला चेंज करते हैं हमारे। हाँ, ब्लॉकचेन को पढ़ाया कितना जा रहा है, कितना रुझान है इसका इस सब? बहुत ज़्यादा, इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग देखें। पहले एक बहस चलती थी कि जी जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते थे ना, तो दिमाग में साथ ही क्रिप्टो करेंसीज और इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब माशाल्लाह लोगों को समझ आ रही कि ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक सेम कि आपने किसी को फेसबुक सिखा दिया और किसी को इंटरनेट का यूज़ सिखा दिया, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिव सिखा दिया। तो आजकल ब्लॉकचेन बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, आपके कामयाब जवान के अंदर, आपके PIIC के अंदर, डिफरेंट उसके अंदर ब्लॉकचेन को पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। वेब 3.0 को पढ़ाया जा रहा है, मेटावर्स पे बातें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले दौर में अब क्योंकि इसके वेरिएंट्स आगे चलने शुरू हो गए, ठीक है, अपग्रेड होता जाएगा, तो लोग जितना आगे की तरफ इसको सोचेंगे, लेकिन वही बात प्रोडक्टिवली सोचें रादर देन कि वो सोचेंगे पैसा कैसे जल्दी बनाना है। ब्लॉकचेन किसको पढ़ना चाहिए? अच्छा, ये एक तो सबसे पहले उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए जिन्होंने कल पैसे कमाने हैं। ठीक है, अच्छा, जिनको पैसे कमाने की जल्दी है, जिनको पैसे कमाने की जल्दी है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजी अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो IoT का दौर चल रहा है, उसके बाद उसको किसी जगह पे डेटा आएगा, उसको किसी जगह पे रखना है। तो मैं आज से 3-4 साल बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बंदे आज तैयार करने पड़ेंगे। ओके, जैसे ही ब्लॉकचेन आपको हिट करे, जैसे आपके सामने एक मिसाल रख देता हूँ कि जी दुबई अगर आपको आज कहे कि अपना डिजिटल आइडेंटिटीज का डेटा, वीजा का डेटा और बाकी तमाम डेटा ब्लॉकचेन पे देना शुरू कर दें, आर वी रेडी फॉर इट? नो, वी आर नॉट। ठीक है, तो वहीं पे सारा कुछ कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। सही। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हमारे पास एक वर्क फोर्स मौजूद होनी चाहिए जो इस पे काम कर सके। ऐसा। अच्छा, और ये इंटर के बाद आपको लगता है कि सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ना चाहिए? मैट्रिक के बाद करना शुरू कर दें। अच्छा, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है लाइक कि जी इसके अंदर आपको सिर्फ एनालिटिकल अप्रोच चाहिए। सिर्फ अगर आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में जॉब्स ऐसी नहीं है कि जी सिर्फ प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए जो हमारे यहाँ नॉर्मली एक लोगों ने बना दिया। जैसे एक फ्रीलांसिंग को आज से चंद साल पहले एक बहुत बड़ा हवा बना दिया गया था। तो इसी तरह ब्लॉकचेन सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, उसको बेचना भी है, उसका आर्किटेक्चर भी बनना है, उसके बहुत सारी चीजें हैं उसकी। लेकिन बुनियादी बात है कि उससे हमने पहले पढ़ना है, उससे पहले समझना है कि बेसिक्स जो है वो पता होनी, ताकि जब आए ये टेक्नोलॉजी तो हम तैयार हो, हमारी वर्क फोर्स तैयार है। मतलब शुक्रिया, साथ मौजूद थे, इस पर बात करते। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे कराची की, जहां गर्मी की शदीद लहर जारी है। यौम आशूर पर हीट स्ट्रोक की वजह से कम अज़ कम 200 अज़ादार अस्पताल दाखिल हुए और उन अफराद की तबीयत गर्मी की वजह से अचानक ख़राब हुई और उन्हें कराची के जना अस्पताल मुंताल मुंतकिल किया गया था, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। और माहिरीन अब यही मशवरा दे रहे हैं शहरियों को कि गर्मी से बचने के लिए एहतियात करें। चूँकि ज़रा सिर्फ बात आशूर की हम नहीं करें, हम जनरली भी अगर देखें तो चूँकि हीट वेव है वहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल, जिस हवाले से बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना हॉस्पिटल कराची शाहिद रसूल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो 200 का नंबर बताया जा रहा है, क्या ये अब तक 200 ही है या फिर इसमें इजाफा भी हुआ? और साथ में बताएगा तमाम लोगों की इस वक्त तबीयत के हवाले से बताएं कि इस वक्त तबीयत कैसी है उनकी, क्या तमाम सहूलियात उनको फराहम की जा रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। थोड़ी सी असल में यहाँ कुछ कंफ्यूजन है कि पेशेंट्स कितने आए थे और कितने दाखिल हुए। मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि जेपीएमसी ने हर साल की तरह अपनी इमरजेंसी के को तो अब हम नॉर्मली रेडी रखते हैं, प्रिपेयर्ड रखते हैं, एक्स्ट्रा बेड्स अरेंज करके रखते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई मैस कैजुअलिटी हो जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हों। और आपको शायद याद होगा कि कुछ साल पहले जेपीएमसी के अंदर भी एक बॉम्ब ब्लास्ट इमरजेंसी के बाहर हुआ था। जी। तो हम अपनी सिक्योरिटी को भी बीफ अप और अपग्रेड कर देते हैं। और उसके अलावा हम जो मेन जो मरकजी जलूस होता है उसमें नुमाइश के मुकाम पे हम अपना कैंप भी लगाते हैं। तो कल जो फिगर्स हमने कोट किए वो हमने ओवरऑल अटेंडेंस टू द कैंप के कोट किए थे। जेपीएमसी के मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। तो तकरीबन 200, ये जो मेन जलूस का सेगमेंट जो नुमाइश से गुजरता है वो तकरीबन 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक गुजरता है। और इस दौरान हमारे पास कोई तकरीबन 200 के करीब अप्रोक्सीमेट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से लेकिन हर दूसरा पेशेंट जो था वो ऐसा था जो हीट स्ट्रोक का नहीं बल्कि हीट एग्जॉशन की वजह से था, जिसको कमजोरी के सिम्टम्स थे, पसीना आ रहा था, चक्कर आ रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा, खड़े ना हो पाना। ये सब के सब वो सिम्टम्स हैं जो हीट एग्जॉशन के हैं। हीट स्ट्रोक का पेशेंट, तो हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि आपका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 104-105 डिग्री हो जाता है। और हीट स्ट्रोक के पेशेंट को जी डॉक्टर साहब, हाँ, तो देखिए डिफरेंस जो है वो बता रहे हैं कि क्या हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्ट का डिफरेंस, मुझे भी इससे पहले नहीं पता था। डॉक्टर साहब अभी इसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे। डॉक्टर साहब इसको मजीद भी ज़रा इलेबोरेट भी कीजिएगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसे ये टर्म मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुनी है। एंड टर्म्स की बात भी हम कर रहे हैं सभी, लेकिन ज़रा हम तो बात करें कि कौन कितना मुतासर हुआ गर्मी से, वो चाहे हीट एग्जॉशन है चाहे वो हीट स्ट्रोक है। बिल्कुल। और ज़रा उसमें उसके अकॉर्डिंगली उसको तिब्बी इमदाद दी जाती है। जो बात आपने की कि नुमाइश के मकाम पर स्पेशली जो कैंप लगा हुआ था जेपीएमसी का, और वहाँ पर जिस तरह से आज़ादार आए कि हीट एग्जॉशन के उसमें केसेस ज़्यादा थे और उसमें उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, किसी की आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, चक्कर आना, पसीना आना। एट द सेम टाइम जब हम अस्पतालों की बात करते हैं और वहाँ पर जिस तरह हीट स्ट्रोक के भी केसेस आ रहे हैं एंड हीट एग्जॉशन के भी आ रहे होते हैं, उसमें सिर्फ ये बात नहीं, कोई अगर घर से बाहर काम कर रहा है तो वो अगर मुतासर तो वो आएगा। ज़ाहिर घरों के अंदर भी हम देखते हैं, जो कि कराची में हम देखते हैं वर्टिकल लिविंग बहुत ज़्यादा है, बिजली नहीं होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर वहाँ पर कोई घर के अंदर भी है, ऑलरेडी अगर बीमार है, कोई और भी बीमारी इसको हो सकती है, और ऐसे में गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो वो मुतासर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में फिर अस्पतालों का वो रुख करते हैं। हमारे अस्पताल कितने प्रिपेयर्ड हैं, चूँकि हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात नहीं कर रहे कि यौम आशूर के मौके पर, हम बात करें कि जनरली इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि हीट वेव है कराची में, कि 40, 42, 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, रियल 50 के करीब हो, तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। ऐसे में बच्चे भी, बूढ़े भी, उन सब की हम बात कर रहे हैं। तो अस्पतालों में हमारे क्या इंतजाम हैं, चूँकि ज़रा जब हम कराची के अस्पतालों का जिक्र करते हैं तो उसमें जिना अस्पताल सरे फहरिस्त है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ज़्यादा रुख करते हैं लोग। लेकिन जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, हालात कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस जो सामने आ रही होती है बड़ी दिल दहलाने वाली होती है कि किस तरह से वहाँ पर इलाज के लिए एक बेड के ऊपर 4 मरीज बैठे हुए हैं, उनको ड्रिप्स लगी हुई है, ड्रिप्स के लिए वो स्टैंड नहीं है, ड्रिप्स की बॉटल्स कोई एक शख्स जो है वो साथ पकड़ के खड़ा होता है और उसके बाद जो है वो ड्रिप्स जो वो दी जा रही होती हैं। एट द सेम टाइम अभी कल परसों में देख रही थी, प्रॉब्लली आपकी नज़र से भी गुजरी होगी वो इमेज, जहाँ पर आई डोंट नो कि एग्जैक्ट जगह वो कौन सी थी, बट पाकिस्तान की थी। और वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से गधा गाड़ी के ऊपर वो खातून बैठी हुई थी और वहाँ पर उनको ड्रिप एक शख्स ने पकड़ी हुई थी, उनको वहाँ पर उनको इलाज किया जा रहा। तो जाहिर है ये सारे मामलात जो हैं वो हमारे सामने हैं और ऑब्वियसली इसके हवाले से जो है वो स्टेप्स लेना बहुत जरूरी, स्पेशली अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने क्या क्या एहतियाती तदबीर उनको इख्तियार करना, क्या खाना है, क्या पीना है, किस वक्त घर से बाहर नहीं निकलना, छोटी छोटी सी कौन सी इंटरवेंशन है जो हमने अपनी ज़िंदगी में करनी है, अपने ओन पे ले सकते हैं हम। एग्जैक्टली ये ज़ाहिर इस पर बात करना बहुत अहम है। और जब हम बात जिना अस्पताल की कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या हालात हैं जिना अस्पताल के भी और उस अदरवाइज़ भी कराची के, हम जब सरकारी अस्पतालों का जिक्र करते हैं कितने प्रिपेयर्ड हम हैं, उस पर बात भी हमने ज़ाहिर की है। और डॉक्टर शाहिद रसूल साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद, थोड़ा सा कि इस वक्त अगर हम सिर्फ हीट वेव की बात करें, जो कि आपने बात पहले की, जो जिना हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ था नुमाइश पर, अब जो ओवरऑल बात कीजिएगा कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं कराची में जिना अस्पताल में स्पेशली, थोड़ा सा उनकी फिगर भी बताइएगा, कंडीशन भी बताइएगा और क्या किस तरह से उनको मैनेज किया जा रहा है। अच्छा, ये आई एम सॉरी बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये जो कल जो हमारे पास जेपीएमसी में जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट, जो मैं स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ,
यानी इनका टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि इनको एडमिट करके इनको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, इसको फीवर कम करने की दवाएं आईवी देने, ये तकरीबन 12 के करीब ये फिगर था। अच्छा। जिसमें से एक तो चौकीदार था जो आपके ही एक मीडिया हाउस में के सामने मुलाजिम था, वो बेहद सीरियस कंडीशन में आया था। इसके अलावा कुछ ट्रैफिक पुलिस के नौजवान थे जो हीट स्ट्रोक की वजह से एडमिट हुए। ये तो 12 का फिगर है। इसके अलावा हीट एग्जॉशन के, यानी वो लोग जो कि अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं कि जहां उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, कोई 20 से 25 पेशेंट आए। इसकी शायद वजह एक तो ये थी कि कल छुट्टी का दिन था, ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकले। हीट इंडेक्स का आपको अंदाजा है कि 56-57 डिग्रीज था और ज्यादातर जुलूस के में कैंप्स इतने सारे लगे हुए थे। आपको मैं बता रहा था ना, जैसे 200 पेशेंट हमारे कैंप में आए तो उसमें से 100 के करीब कम से कम ऐसे होंगे जिनको जरूरत थी ट्रीटमेंट की, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज या खुदा ना खास्ता जख्मों की, बल्कि बेसिक ट्रीटमेंट रिहाइड्रेशन की जरूरत थी। तो ये मेरे साथ ही बहुत सारे कैंप और भी लगे हुए थे जिसमें 11, 22 का शामिल है। हर कैंप में तकरीबन इतने ही लोग गए। हर कैंप में आप अगर संभाल लें तो ये कम से कम ये फिगर को 400-500 लोग या 1000 लोगों तक ही जरूर जाएगा, क्योंकि हजारों का मजमा था इस और बेहद शदीद गर्मी थी और वो टाइम भी वही था। तो इसमें अब आपने अब डिसाइड ये करना है कि अब ये देखें, आप में से मुझे नहीं पता कितने आप दोनों कराची के रिहायशी हैं या नहीं, मगर मुझे याद है, मैं 50 साल से कराची में ही रह रहा हूँ, कि जब जुलाई अगस्त का महीना आता था तो कॉन्स्टेंटली सारा दिन बादल रहते थे और हल्की हल्की फुहार पड़ती रहती थी और वो टेम्परेचर तकरीबन 30-32 डिग्री के दरमियान रहते थे। अब वो दिन तो चले गए। अब आप देख सकती हैं कि आज 18 जुलाई है, बारिश का नामो निशान नहीं है और टेम्परेचर जो है वो 42, 43, 44, 41 और 51 और 56 डिग्रीज हैं। सो ये तमाम सिचुएशंस को मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हमसे पहले फेस कर चुकी हैं और ये इतनी रेवोल्यूशनाइजेशन और एयर कंडीशनिंग के बाद तो उन्होंने अब अपने, बट वहां पे मुझे अभी भी याद है, मैं बचपन में ओमान गया था तो वहां पे वो 12 बजे से लेके 5 बजे तक दुकानें बंद हो जाती थी, लोग घरों में चले जाते थे और वो जो हीट के आवर्स हैं उसको वो घर के अंदर, और ये जो दोपहर का सोना या जिसको सिएस्ता कहते हैं स्पेनिश ज़बान में, ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है। तो मे बी हमको भी अब कुछ इस तरीके तौर तरीके, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हमारी इमरजेंसी जो है वो कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है, लेकिन इस दफा जो गर्मी पड़ी है तो हमको तकरीबन 5 यूनिट हमें एक्स्ट्रा खरीद के लगाने पड़े, 4-4 टन के, यानी 20 टन की हमने इजाफी कैपेसिटी पैदा की जो हमें इससे पहले कभी जरूरत नहीं थी। तो ये सब कुछ देखते हुए आने वाले सालों में, पिछले साल भी यही हालात थे ना, तो ज़ाहिर हमें ये इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी। डॉक्टर शाहिद बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने क्लियर भी किया, एक तो फिगर्स को भी, साथ ही उन्होंने बता दिया कि बहुत से कैंप्स थे और हर कैंप में अगर इस तरह से लोग पहुंचे होंगे कल, स्पेशली कल के मुनासबत से उन्होंने बात की, तो वो तादाद हज़ारों में हो सकती है। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात फिर करेंगे कि इस मौसम में स्पेशली वो शहर, वो इलाके जो ज़्यादा गर्म हैं, जहाँ पे उस तरह से बारिशें नहीं हो रही, और अगर बारिश हो भी रही है तो बारिश से पहले भी और इवन समटाइम्स बारिश के बाद एकदम से हम देखते हैं कि फिर भी मौसम गर्मी होता है, तो कैसे आपने एहतियात करनी है। और डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अच्छा कुछ घंटों में हमें ये वाकई करना पड़ेगा, अपने रूटीन को बदलना होगा। क्या रूटीन बदलनी है, क्या खाना पीना है, क्या तब्दीली लेकर आनी है अपनी डेली रूटीन में, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सबसे आगे हम आपको कहेंगे खुशामदीद। अब जरा बात करते हैं, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन की केसेस हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हो रहे हैं, बट अभी इस वक्त हम बात करेंगे ऐसी कौन सी इंटरवेंशन है जो कि हम अपने ओन पे ले सकते हैं ताकि आपको हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि गर्मी है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस या इम्बैलेंस वो होना शुरू हो जाता है। और जाहिर है अभी जो अगर बात की, नो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, हम मजाक में हंस जरूर हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं हम देख रहे हैं वो जो सफ़र कर रहे हैं। अब जाहिर है जब हम देखते हैं कि गर्मी बढ़ती है तो ऐसे में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, और जाहिर है लोगों को कहा जा रहा होता है कि वो एहतियात करें। वो एहतियात क्या है? खाने पीने के हवाले से, जैसे कि बाहर हम निकलते हैं सबीना और रेडी वाले से आवाज़ आती है, कुछ भी आलू बुखारे, इमली आलू बुखारे का शरबत पी लें, सत्तू का शरबत पी लें, नींबू पानी पी लें। अब जाहिर है उससे बहुत सारे मसाइल पर, तो आज जरा इस हवाले से हम बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड, आपके पास कोई टोटका है, क्योंकि घरेलू टोटके वो भी बड़े काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वो कहेंगे हमारे सामने बैठ के घरेलू टोटके की बातें हो रही हैं तो वो एक गलत बात हो जाएगी। अगर कामयाब टोटका तो ठीक है, करने में क्या है? एग्जैक्टली, इसमें जी बात है। तो इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ मौजूद डॉक्टर अदनान जाहिद। अस्सलाम
वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा केसेस आ रहे हैं आजकल, आप दोनों के पास ही, पहले डॉक्टर साहब आप बता दें। जी डेफिनेटली, क्योंकि जो एक वेव चली हुई है ह्यूमिडिटी के साथ, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं दे डू प्रेजेंट विद साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, एक्सपोजर, और डिपेंड करता है अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक या नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। अगर एक्सर्शनल की बात की जाए, वो तबका जो कि लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, इवन के जो सिक्योरिटी फोर्सेस में सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ दे हैव टू स्टैंड आउट इन द इंटेंस हीट, तो उसमें एक्सर्शनल उनका एक्सपोजर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से उनका दे आर एट द रिस्क, जिसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन, हीट उसके भी डिफरेंट वो है जो कि हीट रिलेटेड इलनेसेस अगर हम कहा जाए उसको। इसी तरह अगर नॉन एक्सर्शनल के जिसमें यूजली एल्डरली है या बहुत छोटे बच्चे हैं, दे आर एट द रिस्क, घरों के अंदर है फॉर एग्जांपल, और अगर कंजस्टेड एनवायरनमेंट है, अगर लाइट गई हुई है, अगर एसी नहीं है, बिल्कुल, तो उनके साथ ये हो सकता है। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अगर आपके पास प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है, आपका वाटर इनटेक नहीं है, और ये सारी लॉसेस भी हो रहे हैं थ्रू द स्वेटिंग एंड द डिहाइड्रेशन, और आपका इनटेक भी नहीं है, तो डेफिनेटली व्हेन देयर इज इम्बैलेंस, तो उसके साथ फिर पेशेंट कैन हैव दिस हीट रिलेटेड इलनेसेस, जिसमें फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि माइल्ड से लेके, जिसमें रैश से लेके, एलर्जी से लेके, और उसमें एग्जॉस्शन से लेके, फिर आपने मोर सीवियर जब आपका न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, जब आपका दिमाग इन्वॉल्व होने लग जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा राइज करता है, तो उसमें आपका फिर यू कैन बी ड्राउजी, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द फिट्स, और डिफरेंट उसके एक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करें। ठीक है, ज़रा इन्फेक्शंस पे भी हम आएंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहबा कैसे बचा जाए? अब मैं घरेलू टोटकों की बात नहीं करूंगी, बट ऑब्वियसली घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, अब क्योंकि महंगाई का दौर भी है, मैं चाहूँगी कि बहुत ईजी चीज़ें आप बताएं जिससे आप अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है या आप हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन से बच सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि आजकल ज़्यादातर बच्चे तो घरों के अंदर ही, अगर हम बच्चों से बात शुरू करते हैं, ठीक है, तो घर जहाँ जो एरिया है वो वेल एयर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप जितना स्वेट करोगे आप अपने मिनरल्स लूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई कि आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पानी का इनटेक आपका मेंटेन होना चाहिए। वेरी करता है, बड़ा आदमी जैसे मैं और आप हैं तो 8 से 10 से 12 ग्लास पानी के हमने लेने हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम स्वेट कर रहे हैं, हमारा मिनरल्स बॉडी से वॉश आउट हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू द डाइट पार्ट, हमने सबसे पहले ख्याल रखना है कि हमने उन खानों को लेना है जो आपके जिस्म के से जो इजाफी पानी है वो एब्जॉर्ब ना करें। इसमें तली हुई ग़िज़ाएँ हैं, बच्चों को भी तली हुई ग़िज़ाएँ, बहुत पराठे और मलाई और इस तरह की चीज़ें, ऑमलेट भी है तो बहुत ज़्यादा नमक, चाय बहुत ज़्यादा, ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म से पानी को एब्जॉर्ब करेगी, आपने उसको अवॉइड करना है। इसमें सबसे टॉप पे हमारे पास फ्राइड आइटम्स आते हैं, स्पाइसी आइटम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा नमक वाले खाने, हमारे बहुत ट्रेंड है खाने के ऊपर से नमक डाल दिया। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, आपको अपने लिए आप उसमें सोडियम है तो वो आपकी जिस्म से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, ये जो पानी पीने के लिए भी अक्सर अब ये कर रहे होते हैं, ORS मिला के पी रहे होते हैं लोग, या खुद से नमक या चीनी ऐड करके उसको घोल के जी आप जो है बच्चों को भी पिला रहे हो, तो खुद क्या ये भी नुकसान दे? अच्छा, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, ORS इज ओनली इंडिकेटेड जब आपको लगता है कि आप डिहाइड्रेटेड है। ORS में देखो इट्स अ पैक ऑफ फुल मिनरल्स एंड उसमें ना डले हुए हैं। अनटिल अनलेस आपको डायरिया हुआ है और आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप पूरा जग पी रहे हैं, बट आप नॉर्मल है और आप पूरा जग पी रहे हैं, तो सोचें कि आप तो ऊपर आप अभी इतने आपने लूज नहीं किए अपने बॉडी से मिनरल्स, उससे नुकसान होता है। उससे नुकसान हो सकता है। ORS का नुकसान होता है अगर जरूरत नहीं है पीने से। डिपेंड करता है, हर चीज़ की एक्सेस जो है ना इट्स हार्मफुल। अगर तो ये नहीं कि आप एक ट्रेंड बना लीजिए, गर्मी है तो ORS पीना शुरू कर दें। इफ यू आर सिटिंग इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, उसमें तो एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट्स को आपने अवॉइड ही करना है। आप ऑन एंड ऑफ लाइम का इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर एक लेबरर है जिसने वो हैव टू स्टैंड आउट, जिसका एक्सर्शनल है, जिसकी स्वेटिंग हो रही है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई बाहर कुछ डिफरेंट जो हैं जॉब्स आपके, जिसमें आपको लंबे टाइम के लिए एक्सपोजर में उसमें आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर हम बात करें जो पीक आवर्स होते हैं उसमें, तो उनके लिए डेफिनेटली दे हैव टू टेक एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट्स, और उन्होंने ORS का इस्तेमाल करें या किसी भी फॉर्म में नमकियात का इस्तेमाल करें। हमारा बेहतरीन ये, सॉरी मैंने आपको बीच में काटा, कि आप लीमू पानी और नमक और चीनी का इस्तेमाल खुद से अपना लीमू पानी बना लें। दैट इज सेफर देन कि आप वो पूरा जो ORS के जो हम बोतलें लेके हम तो गाड़ी में रख के घूम रहे होते हैं। आई डू नॉट डिस्करेज यू टेकिंग ORS, लेकिन आपने अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है, जरूरत के मुताबिक आप। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि अगर आपने जरूरत के मुताबिक नहीं किया, आपने एक्स्ट्रा कुछ ले लिया, वैसे हम ये भी देखते हैं कि कैल्शियम इंटेक लोग खुद से कर रहे होते हैं, हालांकि जरूरत नहीं होती, क्या उससे इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाता है? एब्सोल्युटली हो जाता है।
एक चीज़ इतनी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है और उस पर आप और ले रहे हैं और आपकी मीट की हुई है रिक्वायरमेंट, तो एक्सेस तो आपकी बॉडी में आना शुरू हो गया ना, फिर एक्सेस अपने डिफरेंट तरीके से आपको अपने साइंस एंड सिम्टम्स दिखाएगा। सो इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया कि आप कोशिश करें कि लीमू पानी घर में बना लें और इसमें जो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते, लाइक तुखमलंगा या बेजल सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गए, दोनों चीज। इसमें क्या है कि आपने फाइबर भी है, आपने वो जायका बहुत अजीब होता है, सभी उसका तो टेस्ट ही नहीं होता, ये देखो सभी इनको चेक करो, बात करें मतलब नहीं उससे तो स्मूदी बनाते हुए उसमें ऐड कर लें या कुछ। अच्छा, जिसको जैसे चाहिए वैसे कर ले, लेकिन वो बड़ा अगर आपने एक बोतल में भी डाल दिया है तो वो भी फायदेमंद होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शंस इस वक्त क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही होती है तो इन्फेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रहे होते हैं, वो बताइएगा किस वजह से हो रहे होते हैं और कौन कौन से इन्फेक्शन? अच्छा, इन्फेक्शंस की अगर आप बात करें, इसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स है। एक तो है कि जिसको हम बोलते हैं वेक्टर बोर्न इलनेसेस, के आपकी मॉस्किटो से हो रहे हैं, फ्लाइज से हो रहे हैं, टिक से हो रहे हैं, जिसमें स्किन इन्फेक्शन से लेके आपके मलेरियाज और डेंगीज, ये सारे हैं। एक आपके हैं कि स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक स्केबीज के, इचिंग के, इंटेंस हीट के साथ इटसेल्फ, जिसको हम प्रिकली हीट रैश बोलते हैं, वो होने का रिस्क होता है। उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी लेवल वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाते हैं। जब आपका हीट एक टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी के जो इम्यूनिटी इम्यून सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरे इन्फेक्शंस हैं, अगर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उनका भी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है एट द हायर टेम्परेचर। और जो बड़े कॉमन है दैट इज़ लिंक विद योर जो सैनिटेशन के साथ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, कंटामिनेशन के साथ, स्पेशली जो आजकल तो बहुत ज़्यादा जिनका वो भी आया हुआ है, जो एक एपिडेमिक ही एक तरह से हुआ हुआ है। हम तो खैर एंडेमिक्स हैं, अगर हम बात करें टाइफॉइड की, इंटेरिक फीवर्स की, कोलरास की, जो डेसेंट्रीज की, जो कि आपके गट को इन्वॉल्व करते हैं और जो आपके पानी के इस्तेमाल से, खाने पीने के इस्तेमाल से, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि हम बाहर जाते हैं, बाहर वेंडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको वो कर रहे होते हैं, बट अगेन द थिंग इज़ उसको डिस्करेज नहीं करते, लेकिन अगेन जिसको भी सफाई निस्फ़ ईमान है तो उनको भी यही चाहिए कि वो जितना हो सके अब पानी का इस्तेमाल जितना हाइजीनिक हो सकता है वो करें। बॉयल वाटर तो कर ही सकते हैं ना, ताकि वो ना सिर्फ वो ये कि वो जो उनके कस्टमर्स हैं उनको भी वो इससे बचा सके, या फिल्टर वाटर, बॉयल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिल्टर वाटर या इक्वली गुड, तो वो ये चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि वो इन्फेक्शंस के जो रिस्क हैं उससे बचा जा सके। और बड़ों में तो चलो कुव्वत मुदाफ़त थोड़ी सी बिल्डअप हुई होती है, जो बच्चे हैं जो कि काफ़ी दे यूज्ड टू टेक दीज फ्लूइड्स और इस तरह से जो आइसक्रीम्स हैं या कुछ भी आप बाहर से वेंडर से ले रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उनके थ्रू इन्फेक्शंस फैलने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, अच्छा फ़ौरन से क्या किया जाए जब आपको महसूस हो कि आपके आसपास कोई शख्स है जिसको गर्मी मुतासर ज़्यादा कर रही है, तो क्या फ़ौरन से उसके मोज़े उतारना, सर पर ठंडा पानी डालना, क्या करना चाहिए? और इनिशियल सिम्टम्स भी ज़रा बताइएगा कि लोगों को पता चले। उसके जो सिम्टम्स हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हीट रिलेटेड जो इलनेसेस हैं, उसमें अगर हम बात करें कि माइल्ड सी एग्जॉस्शन से लेके, फटीक से लेके, रैश से लेके, टेकिकार्डिया शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग शुरू होने लग जाती है, और अगर ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग करे, वर्स करे, तो उसके साथ आपका फिर जब बीपी लेवल्स ड्रॉप करते हैं, हाइपोवोलीमिया होते हैं, तो पेशेंट यू कैन फील ड्राउजी, वन कैन फील ड्राउजी, उसके साथ एक्सट्रीमली फिर उसका ओरल इंटेक कम हो जाता है, और एक स्टेज होती है जिसमें एक्सट्रीम कंडीशन में फिर आपकी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पेशेंट बिल्कुल कैन प्रेजेंट विद अनकॉन्शियसनेस के साथ, फिट्स के साथ, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम नमकियात बेसिकली बोलते हैं, उसके इम्बैलेंस के साथ, तो मुख्तलिफ उसकी अलामात हो सकती हैं। और फिर बाद सीवियर केसेज में फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ और रैप्डोमायलाइसिस, हॉस्पिटल लेकर जाएं, फौरन से हॉस्पिटल लेके जाए। अच्छा, कोई सा भी आप सस्पेक्ट जिसमें आप कह रहे हैं कि द पेशेंट माइट हैव दिस हीट रिलेटेड इलनेस, तो पहले उस एक्सपोजर को मिनिमाइज़ किया जाए कि अगर वो उसमें है, उसमें अगर एक्सपोजर है सन का, तो उसको शेडी उसमें लेकर जाएं। उसको जो है कि उस पर ठंडे पानी का इस्तेमाल काफ़ी वो है कि बॉडी टेम्परेचर और फिर इसमें रिहाइड्रेशन। सॉरी, वक्त बड़ा मुख्तसर था डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया दोनों का साथ मौजूद थे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, पीक आवर्स में कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखना है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।